हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अब तो आप लोग हमारे साथ पुराने हो चुके हैं, तो जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं आगे की क्लास को। सेट नंबर 6 है ये हमारा, और ऑलरेडी हम लोग 5 कर चुके हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी कर लिया होगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एज यू ऑल नो, आपको क्या करना होगा, यू हैव टू रीड द डायरेक्शन वेरी फास्ट। तो द मीनिंग, मीनिंग आपसे पूछा गया है, फटाफट से मीनिंग बताइए आप मुझे। तो ऑब्स्टिकल्स का मीनिंग क्या है? ठीक है, तो ऑब्स्टिकल्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे? देखो, ऑब्स्टिकल्स लोग वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों की बातों को ना बड़ी जल्दी उनकी बातों को अग्री कर जाते हैं, और बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, जिद नहीं करते, जो दूसरे ने बोला उसको अग्री कर लेंगे, है ना। और चापलूसी भी कह सकते हैं आप, चापलूस भी होते हैं। और बहुत क्या होते हैं, अनफ्लेक्सिब, मतलब क्या होंगे, वो दूसरों की बात को बहुत जल्दी मान जाएंगे। जिद्दी नहीं है वो लोग, स्टबर्न नहीं है वो लोग। ठीक है, तो कैसे हैं वो लोग? सर्वाइल है। सर्वाइल का मतलब होता है दूसरे की बात को बहुत आसानी से मान जाना, आप ज्यादा जिद नहीं करते, है ना। तो सर्वाइल लोग होते हैं। जैसे चापलूस भी आप कह सकते हो, साइकोफेंट से हम कहते हैं। ठीक है, इवन जैसे एक शब्द होता है बूट लेके, डन। तो ये लोग कैसे होते हैं, बड़े सर्वाइल होते हैं, जी हुजूरी करने वाले जिनको कहते हैं। डिसऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट तो आप जानते ही हो। और डिफिएंट का मतलब क्या होता है? डिफिएंट का मतलब होता है जो जल्दी किसी की बात पे अग्री नहीं करता है ना। ये लोग बहुत जल्दी अग्रीएबल होते हैं, बहुत जल्दी अग्री कर जाते हैं। और ये लोग अग्री नहीं करते हैं, ये लोग जिद्दी होते हैं, एडमेंट होते हैं ये लोग। कैसे होते हैं ये लोग? स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं। ठीक है, और अनफ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल चीजें कैसी होती हैं, अब जैसा उनको मोल्ड करना चाहोगे वो मोल्ड हो जाएंगी। तो जो आपके सर्वाइल लोग होते हैं ये फ्लेक्सिबल हैं, ये चेंज हो जाएंगे। फ्लेक्सिबल हैं ये लोग, ठीक है। और ये अनफ्लेक्सिबल हैं। तो ये तो इसका विपरीत हो गया। अगर एंटोनिम पूछा होता तो ये आंसर होता, पर सिनोनिम पूछा है तो हमारा सर्वाइल आंसर बनेगा। देन देखो, आप ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या हुआ कि चापलूस किस्म के जो इंसान होते हैं, दूसरों की बात को आसानी से मानने वाले जो इंसान होते हैं, तो वो होते हैं ऑब्स्टिकल्स। और ऑब्स्टिकल्स का सिनोनिम हो जाएगा सर्वाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन। रग्ड। रग्ड का मीनिंग है कोई चीज ना जो बड़ी हार्ड होती है। रग्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा कैसी है, हार्ड है। ठीक है, जो चीज बहुत ज्यादा हार्ड होती है उसको कहते हैं रग्ड। तो हार्ड हो गया, स्टडी को भी हार्ड ही होता है, रफ हो गया, है ना। तो और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है इसका विपरीत। तो ये तीनों तो इसके सिनोनिम हो गए, मीनिंग हो गए। और हमसे पूछा गया है इसका विपरीत, तो विपरीत में क्या हो जाएगा? तो कोई चीज जो कैसी है, स्मूथ है ना, जो बहुत स्मूथ है, तो वो हो गया आपका इसका ऑपोजिट। और रग्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी हार्ड, स्टडी, रफ, वो होता है रग्ड। और आसान के लिए मतलब स्मूथ के लिए ना, दैट इज इसका विपरीत हो जाएगा वो वाला शब्द आपका ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। काउंटर फीट। काउंटर फीट, हमें सही स्पेलिंग बतानी है। तो देखो, काउंटर तो याद ही रहोगे, रखेगा आपको COUNTER, और फीट में याद रखना ई। ईट, ईट का साउंड आ रहा है ना, फीट में ईट। ईट में ई पहले आता है ना, ईट। ईट में ई पहले आता है, तो ईट में ई पहले लगा दो और फिर आई लगा दो। इट, देखो ऐसे याद रख लो, पी इट। मतलब देखो स्पेलिंग ना थोड़ा आप जैसे भी याद रखना चाहो रख सकते हो। स्पेलिंग याद रखने के टाइम पे ज्यादा सोचा नहीं जाना चाहिए कि ये सही साउंड आ रहा है कि नहीं, हमें स्पेलिंग लर्न करनी है। तो फी, तो काउंटर फीट का क्या हो जाएगा? फीट, ईट, आई, ई का साउंड आ रहा है ना, तो जब ई का साउंड आ रहा है तो ई को हम आगे रखेंगे, आई को पीछे रखेंगे। तो काउंटर फीट का मतलब हो जाएगा पी आई, आई पहले, ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा। तो करेक्ट स्पेलिंग तो इसकी ये वाली हो गई। अब जरा जान लेते हैं इसका मीनिंग भी। काउंटरफीट का मतलब होता है कि समथिंग जो ना बनाई हुई है, रियल नहीं है, उसकी कॉपी है।
रियल नहीं है, वो उसकी कॉपी है। क्या है वो? फेक है वो। ठीक है, ऐसे होता है, आप लोग जानते हो, ब्लैक मनी को वाइट मनी शो करने के लिए बहुत सारे लोग बोगस कंपनीज बना लेते हैं। बोगस मतलब जाली, है ना, नकली, है ना। फॉर्ज्ड, फॉर्ज्ड मतलब जाली है, नकली है, रियल नहीं है, अनऑथेंटिकेट है ना, ऑथेंटिक नहीं है, तो कॉपी है, फेक है, प्रोड्यूस किया हुआ है कोई, मतलब बनाया हुआ है, रियल चीज वो नहीं है। तो दैट इज योर काउंटरफीट, कॉपी, फेक, बोगस, है ना, नॉट रियल, ऑथेंटिकेट नहीं है वो। तो दोनों चीज याद रखिएगा, स्पेलिंग याद रखना है, COUNTER, और फीट में FEIT। ठीक है, तो ये आपका काउंटर फीट रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में, एरर पूछा गया है। When the stranger saw me, he seemed to recognize me and asked me what was my name. Listen, whenever we ask question, uh, we can ask question in many forms. Like आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो, जैसे हम लोग नॉर्मली यस नो क्वेश्चंस कहते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, नहीं, आर यू गोइंग समवेयर, मैंने कहा यस, देन यू विल आस्क मी वेयर आर यू गोइंग, देन आई विल से लाइक आई एम गोइंग दैट प्लेस और दिस प्लेस। तो ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। ये तो हो गया कि आप इसमें यस नो में अपना सवाल पूछ रहे हैं, तब भी आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, और फिर आपका मेन वर्ब आगे आया है। जैसे अभी आपने मुझसे पूछा आर यू गोइंग मैम, हाँ, क्या आप जा रहे हैं, तो आर यू गोइंग ये हो गया। नाउ आप मुझसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, सो वेयर आर यू गोइंग, राइट। आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि वेयर आर यू गोइंग। ओके, तो इसमें मतलब हमारा एक डब्ल्यू एच वर्ड आगे आ गया, और फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमारा सब्जेक्ट है, और फिर हमारा मेन वर्ब है। नाउ व्हाट, अब अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जो ये डब्ल्यू एच वर्ड जो सेंटेंस की शुरुआत में ना आके सेंटेंस के बीच में आ जाए। सेंटेंस के बीच में कैसे आ जाए? कि मान लो एक बच्चा है, वो रो रहा है, और मुझे नहीं पता कि वो क्यों रो रहा है, तो मैं क्या कहूंगी? आई डोंट नो वाई। अब हमें लगेगा कि हम जो बोल रहे हैं ये सही है ना, हम, अब देखो मैं इसे हटा दे रही हूँ। अब वाई ही इज क्राइंग, हमें लगेगा कि ये जो हमने बोला है ये एब्सोल्युटली फाइन है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पे आई डोंट नो, ये आपका एक असर्टिव स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज योर असर्टिव स्ट्रक्चर। एंड तो आप कहोगे मैम यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि मुझे नहीं पता कि वो क्यों रो रहा है, वाई ही इज क्राइंग। अच्छा, मैंने तो सही लिख दिया। एक्चुअली में एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, वाई इज ही क्राइंग। इस एग्जाम में कुछ इस तरीके से मिलेगा, तो हमें लगेगा हाँ सही है, वाई इज ही क्राइंग, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना नॉर्मल है, क्वेश्चन में यही तो होता है। नो, दिस इज नॉट नॉर्मल। You have to understand कि whenever your WH word is in between the sentence, it is not asking the question, it is just connecting the two clauses. यहाँ पे ये सवाल नहीं पूछ रहा है, ये आपके सिर्फ दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। और जब ये जोड़ने का काम कर रहा है तो इसमें सवाल पूछने की जो इसकी टेंडेंसी है वो हम यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि योर हेल्पिंग वर्ब विल नॉट कम बिफोर द सब्जेक्ट। यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो क्यों रो रहा है, व्हाई ही इज क्राइंग। You just have to remember one thing कि whenever your helping verb, whenever the WH word is in between the sentence, it is not asking the question, it is just connecting the two clauses. So you will not follow the interrogative structure. You just have to follow the assertive structure in the clause in the right hand side. The clause जो WH वाला word है उसके right hand side में जो clause रहेगा उसमें आप assertive structure को follow करेंगे, that is
सब्जेक्ट के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो वो सवाल नहीं पूछ रहा होता, और सवाल नहीं पूछ रहा होता तो फिर वो असर्टिव का स्ट्रक्चर लेगा, और असर्टिव का स्ट्रक्चर लेगा तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बार बार आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है ये वर्ड सवाल नहीं पूछ रहा है, सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब उठ के यहाँ आएगा, तो सेंटेंस बनेगा ऐसे, व्हाट माय नेम वाज। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में आपके गलती है, ऑप्शन नंबर सी में गलती है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए। जब भी डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, सवाल नहीं पूछता है, आपसे क्या करवाता है, वो जस्ट एक सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा होता है, और जो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा होता है उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं, और वहां पे आपका इंट्रोगेटिव का फिर स्ट्रक्चर हमें फॉलो नहीं करना होता है, हमें असर्टिव का स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब हमें लगानी होती है। बहुत डिटेल में आपको समझाया है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा लॉन है विच इज ओवरग्रोन, और उसको किस चीज की जरूरत है, कटाई छटाई की जरूरत है। विच इज ओवरग्रोन, विच जो है आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, लॉन के लिए आया है, नो प्रॉब्लम, लॉन लिविंग थिंग के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। लॉन जो है वो सिंगुलर है, तो उसके लिए जो वर्ब आई है वो इज आई है, इसके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, क्योंकि लॉन खुद तो अपनी छटाई छटाई करेगा नहीं, ये भी प्रॉब्लम सही नहीं है, सही है मतलब। ये जो नीड है ये आपकी मेन वर्ब है, ये किसके लिए आई है, ये भी लॉन के लिए आई है। तो अब आप ऐसे पढ़ सकते हो, माई लॉन नीड्स फीडिंग, तो ये भी ठीक है, तो हमें कोई इशू नहीं है इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर नो एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग बट नोबडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड। यार ये बताओ, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया कि हर एक व्यक्ति जो है इस दुनिया में वो लंबा जीना चाहता है, और लेकिन कोई भी आप क्या है, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता ना। और ऐसी तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आप जब आप जन्म हुआ है तो आपको हर एक स्टेज से गो थ्रू होना ही पड़ेगा। एवरी मैन, देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इन जो है हमारा प्रपोजिशन है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये विशेष जो है वो एवरी मैन का सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब है। तो लिव लॉन्ग ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन नो बडी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ में, और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो एरर हैं, ये पास्ट में नहीं आएगा, ये प्रेजेंट में आएगा, और वांट नहीं फिर यहाँ पे आएगा वांट्स, नोबडी वांट्स टू ग्रो ओल्ड, और कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग बट नोबडी वांट्स टू ग्रो ओल्ड। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, वन शुड ऑलवेज सेट डैश सम मनी फॉर इमरजेंसी। एक आपका फ्रेज होता है सेट असाइड। सेट असाइड के दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग होता है किसी चीज को ना आपने साइड कर दिया, मतलब आपने उसको साइड कर दिया, और साइड कर दिया मतलब आपने उसको इग्नोर कर दिया, है ना। तो सेट असाइड का मतलब एक तो ये भी होता है कि किसी को इग्नोर कर देना, उस चीज को आपने इग्नोर कर दिया, सेट असाइड, ब्रश असाइड, उसको आपने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, तो दैट इज सेट असाइड, इग्नोर कर दिया, ब्रश असाइड, आपने इग्नोर कर दिया उसको। और एक और मीनिंग होता है इसका सेट असाइड का, कि आपने ना कुछ पैसे बचा के रख लिए हैं इमरजेंसी यूज के लिए, आपने कुछ मनी को ना, आपने अपने कुछ फंड को, आपने अपने कुछ पैसों को सेव करके रख लिया है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, उसको भी सेट असाइड कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें वन को, मतलब हमें कुछ पैसे हमेशा अपने बचा के रखने चाहिए, ताकि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो हम उनका इस्तेमाल कर सकें। तो क्या मतलब हो जाएगा, सेट असाइड। ठीक है, असाइड कर दो ना, साइड में साइड करके रख दो, उसको साइड में रख दो, उसको थोड़ा सा बचा के। हाँ, उसको मत देखो कि खर्च हर खर्च में मत निकालो, उनको इग्नोर करो उस पैसे को,
अपने लिए मत देखो, डेली डेली लाइफ वाले जो टास्क होते हैं उसमें मत इस्तेमाल करो, उसको इमरजेंसी के लिए छोड़ दो। तो दैट इज सेट असाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन अ फ्यू मिनट्स। देखो, एट प्लेटफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि एट प्लेटफॉर्म का मतलब हुआ जो प्लेटफॉर्म है ना उसी पे आके वो ट्रेन चढ़ जाएगी। तो प्लेटफॉर्म पे नहीं चढ़ेगी ट्रेन, ठीक है, उस पे एग्जैक्ट नहीं घुसने वाली, ऑन प्लेटफॉर्म होगा। ऑन प्लेटफॉर्म नंबर दिस, सुनते भी होगे आप लोग, अनाउंसमेंट होती रहती हैं। तो जो ट्रेन है वो किस पे आने वाली है, कुछ ही मिनट में अराइव होने वाली है किस पे, ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6। तो ऑन प्लेटफॉर्म होता है, एट प्लेटफॉर्म नहीं होता। ऑन प्लेटफॉर्म होता है, एट प्लेटफॉर्म नहीं होता। I haven't had dash opportunity to study during that. Opportunity is your uncountable noun, and with uncountable noun we will use the appropriate adjective with it, that is the determiner. Many boys, मतलब कई सारे लड़के हैं, many boys, many students, आपने सुना होगा। So many हम इस्तेमाल करते हैं countable noun के साथ, और much हम इस्तेमाल करते हैं uncountable noun। ठीक है। तो मैनी और मच, तो मच अपॉर्चुनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका। मोर आप इस्तेमाल करते हो जब आप किसी भी चीज को कंपैरेटिव डिग्री उसका बनाना चाहते हो, और वेरी का इस्तेमाल करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री के साथ। वेरी का इस्तेमाल करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री के साथ में, और मच का इस्तेमाल करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। मैनी का काउंटेबल नाउन और मच का अनकाउंटेबल नाउन। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, चिक बाय जाउल। तो चिक बाय जाउल का मतलब हुआ चिक, चिक, जाओ। दोनों कैसे हैं, बड़े बड़े क्लोज क्लोज है ना, बड़े बड़े क्लोज है, एकदम क्लोज क्लोज है। इसको चोट लगेगी, यहाँ भी दुखता है, यहाँ दुखता है, तो यहाँ भी, यहाँ चोट लगती है, यहाँ पे दुखता है। देख लो कितना पास पास में है। तो कितने पास पास में है चिक बाय जाउल, ना वेरी क्लोज ना, तो बहुत पास पास में है, तो वेरी क्लोज टू। चिक बाय जाउल का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी क्लोज टुगेदर, एक पास पास में है ना, तो क्लोज टुगेदर है ना, इन ए क्लोज रिलेशनशिप, बहुत पास पास में है, रिलेशनशिप बहुत घना है, घनिष्ठ मित्र है ये लोग। तो जो लोग आप कहोगे ना, तो ये तो चिक बाय जाउल है, दैट मीन्स कि वो लोग बहुत करीबी करीबी है, एक साथ में रहते हैं। बियॉन्ड द पेल, अब याद रखिएगा, पेल का मतलब क्या हुआ, पेल मतलब होता है हमारा चेहरा ना डल 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 हो गया है, ठीक है। जब बीमार हो जाते हैं हम लोग तो चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है ना, कहते हैं कैसे पीला पड़ गया चेहरा, तो डल हो गया, और बियॉन्ड द पेल। अच्छा, अब कोई भी चीज डल के भी परे है, बियॉन्ड है, उसके भी बियॉन्ड है, अब वो चीज कैसी हो चुकी होगी, अनरीजनेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। तो बियॉन्ड द पेल मतलब, अगर ऐसे याद रखो, पेल हुआ डल, एकदम पीला मुरझाया हुआ चेहरा है। अब वो मुरझाए हुए के भी चीज आगे निकल गई है, तो वो उस इंसान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी होगी, यानी कि, या वो सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी होगी, अनएक्सेप्टेबल हो गई होगी वो सिचुएशन, अनरीजनेबल हो गई होगी वो सिचुएशन। तो आंसर क्या बनेगा, अब वो डल से भी चीज खराब हो चुकी है, तो बियॉन्ड द पेल, अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल। ठीक है। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, आप अपना ही ट्रम्पेट का मतलब हुआ बीन बजा रहे हो, अपनी खुद की बीन आप खुद ही बजाए जा रहे हो। तो अगर ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, जो अपनी खुद की बीन खुद ही बजाता रहता है, मतलब अपने बारे में ही वो हमेशा बात करता है, दैट इज योर ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपने बारे में ही बात करते रहते हैं। इन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, इन्हें बोस्टफुल भी कहा जाता है। ठीक है। तो अब बताओ क्या कर रहे हैं ये लोग, अपने आप को ही क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी ही तारीफ कर रहे हैं, प्रेज वन सेल्फ, अपने बारे में ही बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, अपने आप को ही बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या हुआ, अपनी ही अत्यधिक प्रशंसा करना, अपने ही बारे में बहुत ज्यादा खुद की तारीफ करना। ठीक है। तो ऐसे लोगों को ईगोटिस्ट बोलते हैं, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये लोग बोस्टफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
शाइन विद अ ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट। तो अब शाइन हुआ, लेकिन एकदम चमकीला है, मतलब लेकिन कुछ क्षणों के लिए ही है वो। ब्रीफ और इरेगुलर लाइट जो है, मतलब ब्रीफ मतलब कुछ बहुत कम क्षण के लिए है, और इरेगुलर है जिसे फड़फड़ाना हो गया या एकदम से शार्पली हो गया, इरेगुलर है वो। तो दैट इज योर फ्लिकर। फ्लिकर मतलब कि कोई भी चीज जो लाइट है वो कैसी है, बहुत कम टाइम के लिए है और ब्राइट है, ब्राइट लाइट बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना, फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, and the bright light that is called flicker. तो आई होप ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड। बॉन्डेज का मतलब होता है किसी गुलामी से मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया है। बॉन्डेज से, किसी भी तरीके की गुलामी से आपने क्या कर दिया, उसको फ्री कर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है कि बॉन्डेज से किसी भी आपको किसी भी आपको किसी क्या होता है, स्लेवरी से क्या कर दिया, उनको फ्री कर दिया, दैट इज योर इमेंसिपेशन। एंड इरेडिकेशन, तो जैसे कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश से मान लो मलेरिया का, डेंगू का, तो इनका कम्प्लीटली हम इन्हें खत्म करना चाहते हैं, जड़ से इसको रिमूव कर देना चाहते हैं, तो दैट इज योर रिमूवल, रिमूव कर दिया, इरेडिकेट करना। तो इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, मतलब कि अगर कोई चीज़ है उसके क्या कर दिया है हमने, उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया है, कंपनसेशन। इंश्योरेंस में क्या होता है कि हम आपको कंपनसेट करेंगे, तो कंपनसेशन, ठीक है। और इमिग्रेशन का मतलब हो जाएगा अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में सेटल डाउन हो जाना। और जैसे, और जिस देश में आप सेटल डाउन हुए हो उस देश में आपको क्या बोला जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा एमिग्रेशन और ये इमिग्रेशन, है ना। तो जिस देश में आप गए हो और जिस देश से आप गए हो वो ई हो गया, और जिसके अंदर आप गए हो उसके अंदर इनसाइड में आ गया, तो उसके आप इनसाइड आ गए तो आई एम वाला हो जाएगा। और आप उस देश से गए हो ना, मान लो आप इंडिया से गए हैं और अमेरिका में, सॉरी, इंडिया से गए हैं और अमेरिका आप जाके सेटल्ड हो गए ना, इंडिया से आप गए हैं, तो इंडिया के लिए आपको क्या कहा जाएगा, दैट इज एमिग्रेशन। इंडिया के लिए आप एमिग्रेशन और अमेरिका के लिए आप इमिग्रेशन। और माइग्रेशन वर्ड यहाँ पे छिपा हुआ है। माइग्रेशन का मीनिंग होता है मूवमेंट, मूवमेंट फ्रॉम एनी प्लेस, किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना, दैट इज योर माइग्रेशन। नेक्स्ट वर्ड, द कोई ऐसी बीमारी जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या कर रही है, उनके ऊपर प्रभाव डाल रही है इन अ एरिया एट द सेम टाइम। ओके, एक शब्द होता है एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। तो एंडेमिक का मतलब होता है, ये तीन शब्द है हमारे, एंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक। और ये यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया। अगर जैसे कि हम कोरोना आज के डेट में एक परफेक्ट एग्जांपल है इस पॉइंट को समझाने के लिए। तो जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो वो आपके चाइना की एक एक कंट्री के अंदर था, सॉरी, चाइना का एक कोई, चाइना का एक विद इन लोकेशन था ना वो। मान लो हमारा इंडिया है, तो इंडिया में मान लो हमारा एक स्टेट हो गया, यूपी हो गया। अब यूपी में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, तो अगर वो जो बीमारी है ना, मान लो वो डिस्ट्रिक्ट्स को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो पहले जो चाइना में जो थी वो चीज़, तो वो वुहान में थी, तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर थी वो चीज़, तो दैट इज योर एंडेमिक। एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर थी, लेकिन फिर उसने पूरे चाइना को घेरा, फिर उसने पूरे चाइना को घेरा, तो वो बन गया, अब चाइना को उसने घेरा तो एक लार्जर प्लेस हो गया,
कंपैरिजन तो देखो, वुहान चाइना में एक छोटा सा लोकेशन हो गई और उसके कंपेयर में फिर वो पूरे चाइना को घेर रही है, तो वो आपका एपिडेमिक हो गई। लेकिन जब उसने कंप्लीट वर्ल्ड में वो चीज़, अब महामारी जिसको कहा जाता है, यानी जब उसने पूरे देश, सॉरी पूरी दुनिया पे ही जब उसका प्रभाव आ गया, तो उसको कहेंगे पैन। पैन का मतलब होता है, आप पैन इंडिया जानते हो, ऑल, और डैमोस का मतलब होता है पीपल। तो जब उसने सारे लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, दैट इज पेंडेमिक। तो पेंडेमिक हम वहीं से कहते हैं कि वो जो कोविड है वो पेंडेमिक है। तो पेंडेमिक इज जो कंप्लीट इंटायर वर्ल्ड के ऊपर उसका असर पड़ा, दैट इज पेंडेमिक। बट एंडेमिक इज लाइक वो एक कंट्री के अंदर भी और एक छोटे से लोकेशन में उसका असर पड़ रहा है। तो कोई लार्ज नंबर ऑफ पीपल तो है, लेकिन एक एक छोटे एक एरिया के अंदर ही है ना। तो एक ही एरिया के अंदर है और एक ही एरिया के लोगों को उसने असर डाला है, तो वो हो जाएगा आपका एंडेमिक। लेकिन अगर वो एक देश के अंदर असर डालेगा तो वो हो जाएगा एपिडेमिक, और वो पूरे विश्व में असर डालेगा तो वो हो जाएगा पेंडेमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विल यू टेल मी हु डिड अकम्पनी यू टू द एयरपोर्ट? आपको इसको इम्प्रूव करना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तुम्हारे साथ एयरपोर्ट कौन गया था? विल यू टेल मी, ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। मैंने आपको फिर बोला है कि जब भी डबल वर्ब वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा, सवाल नहीं पूछेगा, सवाल नहीं पूछेगा, तो यहाँ डेड नहीं आना चाहिए, डेड नहीं आना चाहिए। आप जानते हैं डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें सिंपल पास्ट पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बता रही होती है। वर्ब की सेकंड, सॉरी, डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बता रही है। और जब इसको हम हटाएंगे तो ये बन जाएगा फिर आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हम यहाँ पे अकम्पनी, ये हट जाएगा और ये अकम्पनी क्या बन जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हु अकम्पनी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवेंद्र एंड हिज वाइफ डिपार्टेड फॉर लंदन। फॉर लंदन क्यों नहीं होगा? वहाँ पे जब आप किसी चीज के लिए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप दो प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे, या तो आप टू का लगाएंगे या आप टू वर्ड्स लगाएंगे। और टू का आप तब लगाएंगे जब आपका जो डेस्टिनेशन है, वो जहाँ आप जो आपने लिखा हुआ है फिजिकल लोकेशन, वो आपका डेस्टिनेशन है। और टू वर्ड्स लगाएंगे जब वो आपकी सिर्फ एक डायरेक्शन है। जब वो आपका सिर्फ एक डायरेक्शन है, दैट इज टू वर्ड। बट दैट इज इफ, अगर जहाँ जैसे कि लंदन, लंदन मेरा डेस्टिनेशन है, मुझे यहीं जाना है, मेरा यहीं मुझे आके रुकना है, आई विल यूज टू। यहाँ पे क्या आएगा? तो द रेन ब्रॉट मोर रेस्पाइट फ्रॉम द हीट। तो मोर रिस्पाइट तो तब आएगा, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन। तो मोर रिस्पाइट तो कंपैरिजन आएगा, कंपैरिजन तो नहीं है, तो हमें फिर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट तो करना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट तो हमें यहाँ करना ही पड़ेगा। और ब्रॉड की तो बात नहीं हो रही, रिलीफ, मोस्ट रिलीफ या मच रेस्पाइट। तो मच रेस्पाइट आएगा, क्यों? क्योंकि रेस्पाइट इज अनकाउंटेबल नाउन, मीनिंग होता है चैन की सांस, थोड़ी सी राहत आई। तो यहाँ पे क्या आएगा? मच रेस्पाइट। रेस्पाइट इज योर अनकाउंटेबल नाउन, एंड विद अनकाउंटेबल नाउन हम मच का प्रयोग करते हैं। He speaks so fast to be understood. Now remember one thing, आपके दो पेयर्स होते हैं। एक पेयर होता है so का, जो बनता है that के साथ में, और आपका एक पेयर होता है to का, वो बनता है सिंगल to के साथ। आप कैसे बोल सकते हो? आप ऐसे बोलते हो, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। ठीक हो जाता। ही देखो, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में मिला हुआ है, और ही स्पीक्स so fast that he speaks that so fast that he cannot be understood। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता था, पर यहाँ पे जो ये टू दिया हुआ है, इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख देते? ये सो लिख देते। मतलब यहाँ पे सो अगर आ जाता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे टू लिख के दे दिया है, तो फिर ये गलती हो गई है। यहाँ पे सिर्फ टू लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। तो क्या बनेगा हमारा? ओनली
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगर सो का पेयर है तो दैट से बनाइए, और डबल ओ का पेयर है तो टू से बनाइए। टू टू, शी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता। आई एंड माई पेरेंट्स लिव टुगेदर हमने पढ़ा हुआ है। जब भी आपको पर्सन्स को अरेंज करना हो, जब भी आपको पर्सन्स को अरेंज करना हो तो आपको दो ऑर्डर फॉलो करने होते हैं। एक करना होता है 2 3 1 और एक होता है 1 1 2 3। ठीक है, एक होता है 1 2 3। 2 3 1 होता है आपका सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, और ये हुआ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। 2 3 1, 2 3 1 आप तब लगाएंगे आपको जब वहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस में कोई तारीफ हो रही हो या फिर कोई वो जनरल सेंटेंस हो। लेकिन अगर वहाँ पे कोई आरोप लग रहा हो, एक्यूजेशंस हो, आरोप लग रहा हो, ठीक है, और अगर किसी भी तरीके की वहाँ पे कोई ब्लेम हो, आरोप हो, तब आप क्या लगाओगे 1 2 3। अदरवाइज आप 2 3 1। तो माई पेरेंट्स को यहाँ पे तो माई पेरेंट्स और यहाँ पे तो दो ही पर्सन अवेलेबल। माई पेरेंट्स 3 हुआ और आई जो है वो क्या हुआ, वो 1 हुआ। तो ऑर्डर क्या रहेगा, 3 1 रहेगा। तो माई पेरेंट्स एंड आई, माई पेरेंट्स एंड आई, ऑप्शन नंबर बी। और माई पेरेंट्स एंड मी नहीं हो सकता है क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, और वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आते हैं। तो माई पेरेंट्स एंड आई हो। ठीक है, ओके। अब हम अपने आज हम अपने पैसेज की तरफ आ गए। तो पहले आप क्वेश्चन रीड कीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हाट शुड अ पर्सन्स मिशन स्टेटमेंट बिगिन। तो पर्सन का, एक व्यक्ति का जो मिशन स्टेटमेंट है वो किस चीज से शुरू होना चाहिए। देखेंगे पैसेज किस बारे में है। पहले क्वेश्चन, व्हाट इज द नैरेटर्स मिशन। नैरेटर का क्या मिशन है, वो क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में। व्हाट डज अ विन विन रिलेशनशिप मीन, विन विन रिलेशनशिप का मतलब क्या है। नेक्स्ट, व्हाट आर द सजेस्टेड कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टेटमेंट। अच्छा, सजेस्टेड कंपोनेंट ऑफ अ स्टेटमेंट, तो सजेस्टेड कंपोनेंट स्टेटमेंट में क्या क्या दिए हुए हैं देख लेंगे। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग अ पर्सनल मिशन। तो पर्सनल मिशन डिजाइन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, देख लेंगे, हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। पैसेज रीड किया जाए। जब पैसेज को रीड किया जाता है तो हर एक शब्द को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा जाता है। जहां आपको लगा कि हाँ ये मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको डिटेल में पढ़िए, नहीं तो थोड़ा आगे जल्दी जल्दी बढ़ते चलिए। टाइम बहुत जरूरी है। मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव मिशन स्टेटमेंट्स। जो ज़्यादातर सक्सेसफुल कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका अपना एक मिशन स्टेटमेंट है। मतलब उनको मिशन स्टेटमेंट मतलब उनको लाइफ में क्या चीज़ अचीव करनी है। मोस्ट इंडिविजुअल्स डोंट, लेकिन जो ज़्यादातर नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनका नहीं होता है। एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ योर ओन लाइफ इन द नॉलेज एरा, यू नीड अ लेजर लाइफ लाइक फोकस इन योर विजन। एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ योर ओन लाइफ, हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी का खुद ही सबसे बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। वही अपनी जिंदगी में क्या चीज उसको करनी है वो डिसाइड करता है। तो हर एक व्यक्ति का जो फोकस होना चाहिए वो एकदम लेजर की तरह होना चाहिए, टारगेट पे ही आपकी नजर होनी चाहिए। You need a mission and a mission statement describing how you want to live, not just what you want to own, defining the person you want to become, not just the title you want to see on your door, outlining the knowledge you will receive, not just the degree you will earn or your next promotion. हर एक व्यक्ति का यू नीड अ मिशन, आपको एक मिशन, आपको एक मतलब मकसद होना चाहिए जिंदगी में कि एटलीस्ट आपको क्या अचीव करना है। जैसे कि हाउ यू वांट टू लिव, किस प्रकार आप जीना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप, नॉट जस्ट व्हाट यू वांट टू ओन, आप सिर्फ इतना नहीं कि आप ओन क्या करना चाहते हैं, बल्कि आप किस प्रकार जीना चाहते हैं। डिफाइनिंग द पर्सन यू वांट टू बिकम, किस प्रकार के इंसान आप बनना चाहते हैं, ना कि सिर्फ वही जो आप अपनी डोर बेल, डोर पे जो हमारा जो नेम प्लेट होती है वहां पे जो टाइटल लगा होता है सिर्फ वो नहीं, बल्कि आप किस प्रकार के एक व्यक्ति बनना चाहते हैं।
आउटलाइनिंग द नॉलेज यू विल रिसीव, नॉट जस्ट मतलब आप नॉलेज क्या आप लेना चाहते हैं, ना कि सिर्फ आप डिग्री के ऊपर और अपने प्रमोशंस के ऊपर ध्यान दें। मैं आई बिगेन द प्रोसेस दिस वे, मैं इस तरीके से चलो अपने प्रोसेस को आपको बताता हूँ। टू बी अवेयर ऑफ द यूनिकनेस ऑफ माई एसोसिएट्स, क्लाइंट्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड टू ट्रीट दैट यूनिकनेस विद लविंग कंसर्न। टू बी अवेयर ऑफ द यूनिकनेस, यूनिकनेस मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है। हर एक व्यक्ति अपने उसके अंदर एक डिफरेंट ही एक कैरेक्टर होता है, उसका अपना एक फीचर होता है। तो जो नैरेटर हैं वो हर एक व्यक्ति के यूनिकनेस को अवेयर होना चाहते हैं। जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके क्लाइंट्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, एंड टू ट्रीट दैट यूनिकनेस, और जो उनके अंदर यूनिक है उसको लविंग कंसर्न के साथ, मतलब उसको बहुत आराम से, बहुत प्यार से वो ट्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन अपनी लाइफ को डिफरेंट ही होता है। So I was created to lead myself and others to understand win-win relationships and how to use them to improve the lives of all persons with whom I come to contact. अब जो नैरेटर हैं वो ये चाहते हैं कि वो खुद मतलब खुद वो इस चीज को समझे और दूसरों को इस चीज को समझना है कि विन विन रिलेशनशिप क्या होता है, हाउ टू यूज देम, उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं जिंदगी को, ऑफ ऑल द पर्सन, वो हर एक व्यक्ति विद whom आई कम इनटू कांटेक्ट, मतलब जितने भी व्यक्तियों के साथ में मैं कांटेक्ट में आता हूँ उन लोगों की लाइफ को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, इस चीज के ऊपर नैरेटर ध्यान देते हैं। आप भी अपना फ्रेम कर सकते हैं मिशन स्टेटमेंट, स्टार्टिंग विद योर कोर वैल्यूज। शुरुआत आप अपनी कोर वैल्यूज के साथ में कीजिए। वर्किंग आउटवर्ड टू योर मटेरियल डिजायर एंड फाइनेंशियल नीड्स, तो कंपोनेंट्स थे ये वाले। विन विन सिचुएशन मतलब कि दोनों को वहां पे रहे। हम लोग अपनी जिंदगी के खूब चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ का स्वयं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। विन विन सिचुएशन के बारे में एक सवाल था, विन विन रिलेशनशिप मतलब जहाँ पे म्यूचुअल दोनों को फायदा हो। आप देख सकते हैं कि मुझे क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं यहाँ से, नोटिस अब फटाफट से आप भी नोटिस करते चलिए। व्हाट शुड अ पर्सन्स मिशन, एक व्यक्ति का मिशन स्टेटमेंट किस चीज से शुरू होना चाहिए। देखो वहां पे लिखा हुआ था हमारा पर्सनल जो मिशन स्टेटमेंट है वो हमारी कोर वैल्यूज से स्टार्ट होना चाहिए, कोर वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द नैरेटर्स मिशन, नैरेटर्स का मिशन था दूसरे लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नहीं था, इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ऑल हिज एसोसिएट्स, तो उनकी लाइफ को क्या करना, इम्प्रूव करना, तो टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ऑल हिज एसोसिएट्स। तो देखो कंफ्यूज मत होना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नहीं है, यूनिकनेस की बात हुई थी। तो इम्प्रूव करना लाइफ को, वो किस प्रकार इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट डज अ विन विन रिलेशनशिप मीन, एवरीवन मस्ट विन, हमेशा हर एक व्यक्ति जीते नहीं। देयर आर नो चैलेंजेस, ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं था। द रिलेशनशिप बेनिफिशियल टू बोथ पार्टी, जो रिलेशनशिप है वो दोनों ही पार्टीज के लिए इक्वली बेनिफिशियल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द सजेस्टेड कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के उसमें स्टेटमेंट जो है उसमें सजेस्टेड कंपोनेंट क्या थे, साफ साफ लिखा था कोर वैल्यूज, मटेरियल डिजायर्स एंड फाइनेंशियल नीड्स। देखो कोर वैल्यूज हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी मटेरियल डिजायर्स क्या है, हमारी फाइनेंशियल नीड कितनी है, हमें कितने मॉनेटरी हेल्प की ज़रूरत है, ये सब हमें पता होना चाहिए। यही इन्हीं चीज़ों के थ्रू आप अपनी और सोसाइटी की मदद कर सकते हो। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग अ पर्सनल मिशन, अब बताओ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहाँ पे सब लिखा हुआ था, बट वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि आप अपनी लाइफ के खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो आप ही स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ के मिशन स्टेटमेंट को डिजाइन करने के लिए। तो दैट मीन्स इंडिविजुअल। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपके कितने मार्क्स आए हैं आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे जरूर पूछिए, बस ऐसे जुड़े रहिए। ठीक है।
आई होप आप लोग सीख रहे हैं, कॉपी बनाई हुई है, लिख रहे हो साथ के साथ में। थोड़ा वीडियो को शेयर भी करो, और पसंद आ रहा है तो दोस्तों को भी दिखाओ। चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है। टेक केयर, टाटा बाय।